नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज न्यू मंडी मुजफ्फरनगर से आज गृह विज्ञान विषय के बारे में चर्चा करते हैं। विषय गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य रक्षा। हम अपने स्वास्थ्य की किस प्रकार से रक्षा करें। स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत हमारा पाठ है आज सामान्य संक्रामक रोग। कक्षा 10 के लिए सामान्य संक्रामक रोग। देखिए, संक्रामक रोग क्या होते हैं। हम अक्सर बात करते हैं इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जो हम यूज़ करते हैं वर्ड, यही संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग कैसे होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा। जब ये विषाणु, जीवाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और ये हमारे शरीर में क्रिया करना शुरू कर देते हैं, उसके द्वारा संक्रमण होता है, जिसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये हुआ संक्रामक रोग का अर्थ। अब संक्रामक रोग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं ये संक्रामक रोग? तो इसकी बहुत सारी वजह होती हैं जिनके द्वारा संक्रामक रोग हो जाता है। सबसे पहले जल और आहार के माध्यम से। जल और आहार के माध्यम से कैसे? जैसे दूषित हो जाता है जल, तो और जब कीटाणु, मक्खी, मच्छर आहार पर बैठते हैं तो वह आहार को दूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार आहार और जल दूषित हो जाता है मक्खी, मच्छरों, धूल मिट्टी के कणों, रोगाणुओं, जीवाणुओं के द्वारा, जिसके द्वारा यह संक्रमण रोग यानी इन्फेक्शन होता है। दूसरा, वायु के द्वारा। वायु में बहुत सारी अशुद्धियाँ, रोगाणु मिले हुए होते हैं, जिन रोगाणुओं को हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। इनका परीक्षण करने के लिए हमें लैब में परीक्षण कराना पड़ता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये रोगाणु वायु के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। तो दूसरा, वायु के माध्यम से हमें इन्फेक्शन होता है। तीसरा, प्रत्यक्ष संपर्क से। जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोरोना काल में मास्क लगाने के लिए कहा गया है, हाथ बार बार सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। क्यों? जिससे कि हमारे हाथ में जो रोगाणु हैं वो दूसरे के हाथ मिलाने से, टच करने से, छूने से, किसी दूसरे के संपर्क में आने से वो रोगाणु दूसरे के शरीर में प्रवेश ना कर जाएं। एक शरीर से दूसरे शरीर में संपर्क द्वारा या छूने से जो फैलता है उसे प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जुखाम नज़ला हो जाता है। जिस व्यक्ति को जुखाम नज़ला हुआ होता है उसे कहते हैं कि वो रुमाल का इस्तेमाल करें, अपना मुंह ढक कर रखें। किस लिए? जिससे कि वो जो छींक के हमारे हाथ, आँख पर लगते हैं, मुंह पर लगते हैं, उन्हीं हाथों को हम दूसरों के संपर्क में ले आते हैं, हाथ मिलाते हैं या किसी चीज़ को छूते हैं, उसी को दूसरा सामान्य व्यक्ति छू लेता है। तो इस तरह से ये संपर्क के माध्यम से फैलता है। अगला आता है रक्त से, रक्त के माध्यम से। अब जब ये इन्फेक्शन हो गया है तो इससे कैसे बचा जाए, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं। उसके अलावा कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमारी सरकार, हमारी संस्थाएं करती हैं, जो हम घर में ही करते हैं। उपाय हमारे द्वारा किए गए उपाय क्या होते हैं? हम घर में साफ़ सफाई रखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद सरकार करती है। तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होता है। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया है तो हमें सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरा, रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना है। जो पेशेंट है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसको जो नॉर्मल मेंबर्स हैं उनसे अलग रखेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता के उपाय। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इम्यूनिटी पावर, जो हमारे शरीर के अंदर नेचुरल और अननेचुरल तरीके से होती है। नेचुरल जैसे हम खाने में आयरन ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो रोगों से लड़ने का काम करती है। तो इसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर कहते हैं।
रोगाणुनाशक का उपाय यानी निसंक्रमण करना। इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम घरों में डिटॉल, लाइजोल्स, फिनाइल, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ये रोगाणुनाशक या निसंक्रमण कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की। क्या होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता? जैसे आप जान रहे हैं, रोग प्रतिरोधक यानी रोग पर रोक लगाने वाली क्षमता। ये नेचुरल तरीके से हमारे अंदर ईश्वर ने दी हुई शक्ति होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये शक्ति जो है वो कम हो जाती है। जब हमें कोई रोग होता है तो ये रोगों से लड़ते लड़ते धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, अगर हम सही आहार विहार नहीं इस्तेमाल करते हैं तब। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार से होती है, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्राकृतिक रोग क्षमता हमें आहार द्वारा प्रदान हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करती है। इसका काम होता है रोगों से लड़ना। जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो अपने आप ही रोगों से लड़कर रोग को मार देती हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। आपने घर में सुना होगा कि घर के बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, अगर नज़ला हो गया है, जुकाम हो गया है, तो आपको दवाई लेने के लिए मना करते हैं कि आप दवाई ना लें, अपने आप ठीक हो जाता है। 1 हफ्ते का टाइम होता है इसका, 1 हफ्ते बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप दवाई लेंगे तो ये अंदर ही जम जाएगा फिर कुछ दिन बाद। हाँ जी, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो खुद इस इन्फेक्शन से लड़ने का काम जानती है, वो इस इन्फेक्शन से लड़ सकती है। लेकिन वो कब लड़ सकती है? जब हम इतनी स्ट्रॉन्ग हो, हमारी बॉडी में इतनी पावर हो, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो इतनी अधिक हो कि वो रोगों से लड़कर रोगों को हरा सके तब। दूसरा, अगर हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो गई है, किस वजह से? जब हम अच्छा फूड नहीं लेते हैं, हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो तब हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो वीक हो जाती है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कमज़ोर हो जाएगी, और जब वह कमज़ोर हो जाएगी और उससे रोग फाइट करेंगे तो उस फाइट में जो रोग हैं वो हमारे शरीर की उस क्षमता को हरा देते हैं और हमारे शरीर पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। क्योंकि जीत किसकी हुई? रोगों की, और वो हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं। बट हमारी इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो रोगों को हरा देती है और रोगों को मार देती है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए हमें अपनी नेचुरल इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। बट अगर हम रोगों से नहीं जीत पाए, हमारी इम्यूनिटी पावर वीक है, तब हमें कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं? जो चीज़ नेचुरल है उसको हम कैसे कर सकते हैं? यस, इसको हम कर सकते हैं मेडिसिन्स के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा। जब हमारी ये इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है और हम रोगग्रस्त हैं, रोग हमारे ऊपर हावी हो गए हैं हमारी बॉडी पर, तब हमें अपनी इस क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, इस शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसे हम दवाइयों के द्वारा, जो हम एंटीबायोटिक्स दवाई लेते हैं, हमें कुछ भी मान लीजिए आपको दर्द हो गया है, आप दर्द की दवाई के लिए केमिस्ट के पास जाते हैं और उससे दवाई के लिए कहते हैं, तो वो आपको 1 टैबलेट नहीं देता है, उसके साथ 2 टैबलेट्स और ऐड कर देता है। क्यों? वो होती हैं आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि रोग से जो लड़ने की शक्ति है वो हमारे शरीर में ही है, उसको कोई दवाई नहीं लड़ सकती है उससे। तो उस समय इन दवाइयों के द्वारा उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वो हमारे इन रोगों से लड़कर उन्हें हरा सके। इसको हम अपनी बॉडी में दवाइयों के माध्यम से, एंटीबायोटिक्स जो दवाई लेते हैं उनसे, दूसरा इंजेक्शंस के माध्यम से। जब हमारी बॉडी इतना ज़्यादा वीक हो जाती है कि दवाइयों के द्वारा भी वह इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, तब उस समय
हम नसों के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है बॉडी में और इस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाता है, तब हमारा शरीर इस लायक हो पाता है कि वह रोगों से लड़ सके और रोगों को हराकर शरीर स्वस्थ हो जाए। अब हम बात करते हैं निसंक्रमण की। जब हमें इन्फेक्शन हो गया है और हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम यूज़ करने के बाद थ्रो कर देते हैं, वो बेकार हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि हम उनको यूज़ करने के बाद नहीं फेंक सकते। बर्तन हैं, कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो उनको हम क्या करें, जब हमने उन्हें इन्फेक्शन टाइम पर यूज़ किया हुआ है तो क्या उसको दूसरे लोग यूज़ करेंगे? नो, क्योंकि अगर हम उसे किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को यूज़ करने के लिए देंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे टॉपिक में जाना है कि ये संसर्ग द्वारा, छूने से, छूत का रोग भी इसको कहते हैं, छूने के माध्यम से भी फैलता है। तो इसलिए हम इनको बिना निसंक्रमण किए नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए हम उसके लिए उनको निसंक्रमित करते हैं। निसंक्रमण यानी जो संक्रमण के समय इस्तेमाल की हुई चीज़ है उसको उस संक्रमण से छुटकारा दिलाना निसंक्रमण कहलाता है। अब निसंक्रमण करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले समय में जब साइंस इतना एक्टिव नहीं था, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, तब कैसे निसंक्रमण किया जाता था? उस समय भी क्योंकि ये रोग होते थे, संक्रामक रोग तो पहले से ही चले आ रहे हैं, नेचुरल और अननेचुरल दोनों तरीके से होते हैं। क्योंकि तो कैसे, जब हमें इस चीज़ का साइंस के बारे में नहीं पता था तो उस समय कैसे निसंक्रमण किया जाता था? प्राकृतिक रूप से निसंक्रमित किया जाता था। अब आप कहेंगे कि प्राकृतिक रूप से कैसे निसंक्रमित होता है? जी हाँ, आप अक्सर घरों में देखते हैं कि हम अपने कपड़े धोते हैं और उनको धूप में सुखा देते हैं। क्यों सुखाते हैं उसको धूप में? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ऐसी रेंज, ऐसी पावर्स होती हैं जो उन कीटाणुओं को मार देती हैं, उन कीटाणुओं का नाश कर देती हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल तरीके से हम निसंक्रमण करते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा। दूसरा, वायु के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें हवा में सुखाते हैं। आपने देखा होगा कि चावल में अगर सुरसुली या कीड़ा लग जाता है तो उसे हम धूप में नहीं सुखाते हैं। क्यों? या आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है कि इसको धूप में नहीं सुखाना है, तब हम उसे कैसे इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, उनको कैसे निसंक्रमित करें? तो हम उसको वायु के द्वारा निसंक्रमित करते हैं। हम उसे हवा में डालते हैं, धूप में नहीं डालते, रात में डालकर छोड़ते हैं या शेड वाली जगह पर उसको डालते हैं, जिसके द्वारा निसंक्रमण किया जाता है। अगला होता है जल के द्वारा। जल के द्वारा कैसे निसंक्रमित किया जाता है? उबालकर, भाप द्वारा, ये जल द्वारा निसंक्रमित किया जाता है, या जल का शुद्धिकरण करके जल के द्वारा निसंक्रमित किया जाता है। अब जलाकर, जब किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी को चेचक हुआ है, खसरा हुआ है, हम सभी जानते हैं खसरा चेचक में शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने बड़ा रूप ले लेते हैं जब ये खुरंड में चेंज हो जाते हैं और वो खुरंड झड़ने लगते हैं, तो उसके द्वारा ये इन्फेक्शन फैलता है। ये एक खतरनाक संक्रामक रोग है जो बहुत तेज़ी से हवा के माध्यम से फैलता है। तो इसको निसंक्रमित करने के लिए हम जलाते हैं। जब ये खुरंड गिरने लगते हैं, इन खुरंड को इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको जला दिया जाता है या भूमि में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। दूसरा, भाप या वाष्प द्वारा, जैसे ऊन, हम पुरानी ऊन को नई ऊन बनाकर दोबारा से इस्तेमाल में लाते हैं। तो आपने देखा होगा घर पर मम्मी या जो भी बुनाई का काम करते हैं वो पुरानी ऊन को उधेड़ देते हैं और फिर उसके बाद छन्नी रखकर नीचे गर्म पानी के ऊपर उसे भाप लगाते हैं। या आपको इन्फेक्शन हुआ है, जुकाम हुआ है, तब आप भाप लेते हैं। ये भाप और वाष्प निसंक्रमण का काम करता है। अगला, सूखी और गर्म हवा के द्वारा निसंक्रमण किया जाता है और उबालकर जैसे आप देखते हैं अगर टाइफाइड हो गया है या अतिसार हो गया है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, पेट में इन्फेक्शन होती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सबसे पहले सलाह देता है कि आपको जो पानी पीना है उसको उबालकर और छानकर पीना है। क्यों? क्योंकि वो निसंक्रमित हो जाता है। और जब आपके पेट में पहले से इन्फेक्शन हुआ है और आप
सिंपल पानी यूज़ करते हैं तो वो इन्फेक्शन में और कीटाणु आपके पेट में चले जाते हैं और वो उस इन्फेक्शन को और तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए सबसे पहले हम उस पानी को उबाल लेते हैं। तो उबालना एक निसंक्रमण पदार्थ है। इसके बाद रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा निसंक्रमण करना। अब रासायनिक विधियाँ आप जो घर में यूज़ करते हैं आप उससे बहुत अच्छे से जान सकते हैं, जैसे फिनाइल, डिटॉल। आजकल हम डिटॉल सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। ये सब क्या है? रासायनिक निसंक्रमण पदार्थ हैं। फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूना, डीडीटी पाउडर, क्लोरीन, ये सब हम घर में यूज़ करते हैं। कुछ कीटाणु रोगाणु ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से देखते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, ततैये आदि। इनको हम आँखों से देखते हैं और इनको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम फिनाइल, फिनेट, अलग अलग दवाइयाँ निसंक्रमण यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ निसंक्रमण करने के लिए हमें इन पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल इसलिए करना होता है क्योंकि जो रोगाणु हैं वो हमें आँखों से नहीं दिख पा रहे हैं, हमें नहीं पता किस एरिए में वो रोगाणु हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम इन सब रासायनिक निसंक्रमण पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं अलग अलग रोगों की उद्भवन अवधि। उद्भवन अवधि क्या होता है? जब कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है, रोगाणु प्रवेश करता है हमारी बॉडी में, तो जब से वो स्टार्ट हो जाता है रोग, तब से लेकर और उसके समाप्ति काल तक का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, उसको उद्भवन अवधि कहते हैं। और यह उद्भवन अवधि प्रत्येक रोग की अलग अलग होती है। इसके द्वारा हम रोग को पहचानने का भी कार्य करते हैं। जैसे टाइफाइड, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड जो है वो वाटर द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन है और इसका जो टाइमिंग पीरियड होता है वो 5 डेज़ से स्टार्ट पता चलना शुरू हो जाता है और ये बहुत लंबे पीरियड तक भी चला जाता है, 1 साल भी लग जाता है। इसमें क्या होता है कि हमें जो जब ये डिसीज़ हो जाती है तो फीवर, बॉडी में जो तापमान है वो बढ़ने और घटने लगता है। तो जो इसका तापमान है वो अभी बढ़ गया है, कल ठीक हो गया है, 2 दिन बाद फिर बढ़ गया है। तो इस प्रकार से टाइफाइड का जो टाइमिंग पीरियड है और सभी रोगों का टाइमिंग पीरियड अलग अलग होता है, जिसको हम उद्भवन अवधि कहते हैं, यानी जो डिसीज़ है उसकी टाइमिंग पीरियड। तो रोग है चेचक। चेचक शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, इस तरह के इसके लक्षण होते हैं और 10 से 12 दिन का इसका पीरियड होता है। छोटी माता भी चेचक की तरह से ही होता है। इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, शरीर का तापक्रम जो है वो 99 से 102, कभी कभी 4 तक भी हो जाता है और इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो 10 से 12 दिन तक का ही होता है। इसका लक्षण होता है शरीर का रंग लाल पड़ जाता है, बुखार आता है, कभी कभी उल्टी आती है और शरीर पर मोटे मोटे चकदे हो जाते हैं जो बाद में सूखने पर खुरन का रूप ले लेते हैं। टाइफाइड जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका टाइमिंग पीरियड जो है वो 5 से 20 डेज़ का होता है। शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है और घटता है। शरीर का तापक्रम एकदम से बढ़ जाता है, 105 तक भी इसमें बॉडी टेम्परेचर हो जाता है और अगले दिन मॉर्निंग में आप देखते हैं कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। ये टाइमिंग पीरियड जो है इससे अधिक, कभी कभी ये 1 साल, 6 महीने, 1 महीना, इस तरह से भी होता है। हैजा जो है कुछ घंटों से ही दिखाई देने लगता है क्योंकि इसमें उल्टी, दस्त होने लगते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का तापक्रम है वो बढ़ जाता है, बुखार होता है, आँख नाक से पानी आने लगता है, पेट में ऐंठन दर्द होती है। कुछ घंटों से ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है और उससे लेकर 4 दिन तक का इसका टाइमिंग होता है। अगर 4 दिन के बाद भी यह रोग ऐसे ही दिखता है तो हमें डॉक्टर को अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके इसका इलाज कराना चाहिए। डिप्थीरिया छोटे बच्चों में पाए जाने वाला रोग होता है। ये 1 से 18 दिन तक की इसकी अवधि होती है। कर्णफेर भी अधिकतर छोटे बच्चों में पाया जाने वाला रोग है। इसकी अवधि जो है 10 से
12 दिन तक की होती है। गले में जो झिल्ली होती है वो सूज जाती है, गले की ग्रंथियाँ। खाने पीने में दिक्कत होती है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, बच्चे का मुंह सूज जाता है, लार ग्रंथियाँ जो हैं वो सूज जाती हैं, कुछ भी चीज़ खाने में, निगलने में, बोलने में दिक्कत होती है और 10 से 12 दिन की इसकी अवधि होती है। इसके बाद प्लेग 3 से 10 दिन की अवधि होती है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं। कुकर खांसी की टाइमिंग पीरियड 4 से 14 डेज़ की है। इसमें व्यक्ति को लगातार खांसी उठती है। ये दोनों प्रकार से, सूखी और बलगम दोनों तरह से हो सकती है। बच्चों में ज़्यादा होती है लेकिन बड़ों में भी ये बराबर ही मात्रा में होती रहती है। इसके लिए इसमें बुखार बनने की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ज़्यादा खांसी हो गई है तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये उद्भवन अवधियाँ हैं, यानी जो डिसीज़ हैं उनका टाइमिंग पीरियड है। तो इस प्रकार हमने आज जाना रोगाणुओं के द्वारा किस तरह से संक्रामक इन्फेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं काली खांसी, बच्चों में होने वाला एक रोग। इस रोग के लिए टीके लगवाए जाने चाहिए। इसी प्रकार से पित्त ज्वर, पीलिया जिसको कहते हैं, पीलिया, हेपेटाइटिस जिसको आप जानते हैं, जब ये अपना विकराल रूप धारण कर लेता है तब हम इसको हेपेटाइटिस कहते हैं। इससे बचने के लिए, या कोई भी संक्रमण जब हमें हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हमें हो जाता है, तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टीकाकरण कराना चाहिए। सभी रोगों के लिए अलग अलग टीके होते हैं, जैसे डीपीटी का टीका, बीसीजी का टीका। इस प्रकार से अलग अलग रोगों के अलग अलग टीके हैं जो हम अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। धन्यवाद।